हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेट अस कंप्लीट दोज फाउंडेशन वैल्यूज़ जो उस दिन बची हुई थी। तो अपन ने उस दिन एप्टीट्यूड देख लिया था, इंटीग्रिटी देख लिया था, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड प्रोबिटी, ये तीनों देख लिया था। आज अपन देखेंगे इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी प्लस एम्पैथी, टॉलरेंस, सिंपैथी, फ्रूगैलिटी एंड कंपैशन। ओके, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जो होगा ना, वी विल स्टडी विद गुड गवर्नेंस। ओके, और इसमें इंटीग्रिटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर दूंगा मैं, एक बार और इसको रिवाइज करा देंगे। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अलॉन्ग विद डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ये गुड गवर्नेंस के साथ होगा। ठीक है, इसको याद रखना, मतलब छोड़ूंगा नहीं, इसमें एक और पार्ट ऐड कर दूंगा। और ये जो गुड गवर्नेंस वाला पार्ट होगा वो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अपन फाउंडेशनल वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। अपन ने इसमें से प्रोबिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी देख लिया था। अब अपन ट्रिनिटी में ही पढ़ेंगे इसको, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी देखेंगे अपन। ठीक है, देखो इधर ही पे समझ लो एक चीज़, जो नॉन पार्टी होती है ना, पार्टी मतलब पॉलिटिकल जस्टिस का प्रिंसिपल है ये। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, और इम्पार्शियलिटी जस्टिस डिलीवरी का कंसेप्ट है। इज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिलीवरी, इज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, एंड ऑब्जेक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है फ्री फ्रॉम बायसेस। बायसेस बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल जो पर्सनल बिलीफ होते हैं, पर्सनल वैल्यू सिस्टम होते हैं, उनको असाइड रख के जब आप साइंटिफिक तरीके से, जब आप तत्वों के बेसिस पे, तत्व मतलब एविडेंस के बेसिस पे बात करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। तो अपन इस ट्रिनिटी को पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे सिंपैथी, एम्पैथी प्लस फ्रूगैलिटी। देखो फ्रूगैलिटी इधर ही पे समझ लो, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी, टाइम एंड ऑल। ठीक है, तो फ्रूगल इंसान माना जाता है कि जो गवर्नेंस होती है, जो उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दोज परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स आर, इफ़ दे आर फ्रूगल दे सर्व बेटर पर्पस। ओके, तो फ्रूगैलिटी वो कहलाती है। तो ये ट्रिनिटी हो गई एक, मतलब दो ट्रिनिटी हो गई। और तीसरा ये, मतलब इसमें ट्रिनिटी नहीं बन पाई, इसमें कंपैशन एंड टॉलरेंस। अपन को तीन कॉन्सेप्ट ख़त्म करना है। 20, 25, 30 मिनट का लेक्चर बनेगा। वही अपना डेफिनेशन, पर्सनल एग्जाम्पल, एक पर्सनालिटी एसोसिएटेड, एक कोट होगा, और एक एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा आपको, जो आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। तो यही सेम अपना सेम टेक्निक चलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं, अपन ने ये एप्टीट्यूड देख लिया था। ठीक है, फिर एप्टीट्यूड के बाद अपन ने इंटीग्रिटी देख लिया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके मैं नोट्स, मतलब जो 5 पेज के हैं ना, वो डाल दूंगा आपके, या फिर मैं खुद हैंड रिटन लिख के इसको पोस्ट कर दूंगा 2 पेज में। ठीक है, तो उसका तो कोई टेंशन मत लीजिए आप, है ना। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं नॉन पार्टीशनशिप पे। ठीक है, उसके पहले ये देख लो, देयर आर वेरियस वेज ऑफ डिस्प्लेइंग इंटीग्रिटी। देखो इधर पे इंटीग्रिटी लिखा है ना, इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी डाल दो, इसमें मतलब सारी वैल्यू सिस्टम डाल दो। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू सिस्टम को शोकेस करना है तो कैसे, आप ओपन रहोगे ना, मतलब आप ट्रांसपेरेंट रहोगे ना, तो आप अपने आप ऑब्जेक्टिव हो जाओगे। ठीक है, आप अपने आप इंटीग्रेटेड हो जाओगे, आप अपने आप ऑनेस्ट हो जाओगे। देखो ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी में ऐसा डिफरेंस है कि जैसे एक एम्पायर होता है ना, जैसे क्रिकेट से समझ लो। ठीक है, क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, और जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक बॉलर अपील नहीं करता है, एम्पायर आउट नहीं दे सकता है। लेकिन जो बैट्समैन है, इफ़ ही इज़ इंटीग्रेटेड, अगर नेक लगा हुआ है, नेक मतलब कोई एज लगा हुआ है बहुत बारीक, लेकिन बॉलर, बैट्समैन, कीपर, किसी को, बॉलर, विकेट कीपर एंड एम्पायर, किसी को भी पता नहीं चला, तो इस केस में अगर एम्पायर आउट नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा, तो वो अपनी क्रीज छोड़ के नहीं जाएगा, ये रूल्स बोलता है। मतलब तो बैट्समैन क्या हो गया, बैट्समैन ऑनेस्ट है, रूल्स को ब्रेक नहीं किया उसने, तो वो ऑनेस्ट हो गया। लेकिन इंटीग्रिटी बहुत हायर लेवल पे होता है, मतलब मैंने बताया था ना कि एक लैडर पे ऑनेस्टी फर्स्ट, फिर प्रोबिटी सेकंड, और थर्ड हो जाता है इंटीग्रिटी। इट इज़ अ अपमोस्ट वर्च्यू। तो क्या हो जाता है कि जब एज लगा हुआ है, बैट्समैन को पता है, लेकिन बैट्समैन थोड़ा सा डाउट में है, तो बैट्समैन क्या करेगा, एम्पायर के पास जाएगा, बोलेगा शायद मेरा एज लगा हुआ है बैट का, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं क्या। तो ये जो प्रोसेस है, या फिर उसको श्योरिटी है कि एज लगा हुआ है, तो वो वॉक कर जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, अपन ने ऑफन देखा हुआ है क्रिकेट में कि जब भी वो एज लगा हुआ होता है, तो वो
वॉक कर जाता था, मतलब टुवर्ड्स पवेलियन। तो ये क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड पर्सन की निशानी होती है। व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू, व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू, still you are honest, still you are what you're thinking, what you're doing, and what you're saying, everything is aligned. That is what the integrity is. And honesty, जब रूल्स ब्रेक नहीं होते हैं, कोई भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर चल रहा होता है, उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड इट। तो देखो, ऑनर कमिटमेंट्स, ओपन, जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड से कमिटमेंट किया है कि वी विल बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ लॉन्ग, वी विल बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ, ओके। अगर आप ये कमिटमेंट निभा रहे हैं ना, तो यू आर शोइंग दैट what you speak, what you do, what you think, everything is aligned। तो बहुत ही रेयर होते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ जो इंटीग्रेटेड रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अपन को एस्पायर करना है टू बी इंटीग्रेटेड, ओके। फिर इसके बाद फॉलो रूल्स रेगुलेशंस गाइडेड बाय सिविल सर्विस वैल्यूज़, ओके। तो जैसे सिविल सर्विस वैल्यूज़, जैसे यू आर अ सिविल सर्वेंट फॉर एग्जांपल, तो सिविल सर्विस वैल्यूज़ जो होंगी, जैसे ऑब्जेक्टिविटी, जैसे कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, जैसे सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, यू मस्ट बी लोडेड विद दीज वैल्यूज़, ओके। इफ़ यू आर लोडेड, देन यू ऑटोमेटिकली बिकम इंटीग्रेटेड, ओके। और इंटीग्रेटेड होने के बाद वो अपने आप झलकती है और उस इंसान का ऑरा भी वैसा हो जाता है। तो दीज आर द वेज एंड दीज आर द रेलिवेंस ऑफ इंटीग्रिटी। देखो, कोई भी इंसान अगर जो बोल रहा है, जो कर रहा है और जो सोच रहा है, अगर वो अलाइंड है ना, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी होगी, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, क्रेडिबल होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब ऐसे समझ लो कि जैसे नरेंद्र मोदी है, ओके। तो अगर मतलब एक टाइम पे ये हो गया था कि लीडर्स अक्रॉस एंड पीपल अक्रॉस इंडिया, और इवन आज भी वो जो बोलता है ना, वो मतलब बहुत हद तक सही लगता है, समझ रहे हो। जैसे उसने बोला है इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट मतलब जीडीपी वाला नेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, ओके। थर्ड अपन ऑलरेडी थे इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, है ना, बट मार्केट वैल्यू के टर्म्स में वी विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये उसका गोल है। तो पीपल आर ट्रस्टिंग इट। आपने एक वो देखा होगा कन्वोकेशन जिसमें उसने बोला था, ये है ना, शायद लीडर सबमिट थी वो, है ना। फिर इसके बाद देखो व्हाट आर द रेलिवेंस, तो ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग और क्रेडिबल होने के लिए आपको इंटीग्रेटेड एंड ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ना मेंटल हेल्थ, देखो क्या होता है ना कि ऐसा सुना होगा कि अगर ईमानदारी की रोटी खाओगे ना, तो नींद अच्छी आती है। तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब रियली मतलब ये कंपैशनेट जो पीपल होते हैं ना, उनकी जो हेल्थ होती है ना, उनको कभी हार्ट अटैक बहुत रेयर आता है, मतलब बाय फन मैं बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू, ओके। फिर करेजियस ऑफिसर, देखो एक चीज़ है, ये मैंने देखा है, मेरे एक ब्रदर हैं, वो सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक है ना। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ओके। नाउ उनके सीनियर्स भी उनसे डरते हैं कुछ बोलने के लिए, है ना, समझ लो। अगर आप ऑनेस्ट हो ना, तो करेज अपने आप आ जाता है। अगर आप इंटीग्रेटेड हो ना, तो करेज अपने आप आ जाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो करेजियस ऑफिसर होते हैं ना, दे हेल्प इन डीलिंग टफ सिचुएशंस। और जिनके अंदर बेईमानी भरी होती है ना, जो अभी ऑफिसर बने होते हैं और जो ये बोलते हैं कि सैलरी कम है, दैट्स वाई पैसे लेना पड़ते हैं, दिस इज़ बिग, ओके। दिस इज़ एक्चुअली, ये आप मिसयूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस का, और आप देखिएगा इनके कंसिक्वेंसेज आर नॉट गुड, ओके। फिर फोर्थ है प्रमोट मोरल कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप अगर मोरल कंसिस्टेंसी, अभी मैंने इंटीग्रिटी में बताया था आपको, उसको आप पीछे जाके देखिएगा, लास्ट लेक्चर है मेरा, है ना, E1.1 का, वो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ मोरल कंसिस्टेंसी। मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको इंटीग्रिटी के, ओके। जैसे मोरल कमिटमेंट, मोरल कंसिस्टेंसी, मोरल कॉन्साइंटियसनेस और मोरल अकाउंटेबिलिटी, ओके। 3CA, है ना। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, उनमें से ये वाला जो है ना, मोरल कंसिस्टेंसी एंड मोरल कमिटमेंट, you can be more consistent in terms of your work, in terms of your job, if you are
इंटीग्रेटेड। ओके, अब आ जाते हैं अपन वापस से, देखो ये रिवीजन शॉर्ट सा हो गया है अपना, है ना। अपन अब आ जाते हैं नॉन पार्टीशनशिप पे। तो व्हाट इज़ नॉन पार्टीशनशिप, मैंने बताया पार्टी मतलब याद रखना, पार्टी मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड है। तो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना है अपन को। देखो नॉन पार्टीशनशिप को कभी कभी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं, तो याद रखना ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन विच डिसीजन एंड चॉइसेस। देखो क्या होता है ना कि जैसे ऑब्जेक्टिविटी है ना, जैसे नॉन पार्टीशनशिप है, और जैसे एक और रह गया ना इम्पार्शियलिटी, राइट, इम्पार्शियलिटी कभी कभी भूल जाते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टीशनशिप और इम्पार्शियलिटी, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। ओके, मतलब आप नॉन पार्टीशन मतलब आप ना मतलब ऐसे नहीं हो सकते कि आप फेवर कर रहे हैं किसी को, फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज और एनीथिंग। ओके, नेपोटिज्म इज नॉट एट ऑल गुड। ओके, और फेवरेटिज्म, और बिकॉज इससे मेरिटियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना जो किसी भी चीज़ के, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बी फॉर्म अबाउट योर डिसीजंस, अबाउट योर डिसीजन मेकिंग, और बी ऑब्जेक्टिव। ओके, तो याद रखना दीज थ्री, ट्रिनिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टीशनशिप और इम्पार्शियलिटी, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, तो डिसीजन एंड चॉइसेस। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन विच डिसीजन एंड चॉइसेस आर मेड विदाउट फियर एंड फेवर फ्रॉम आउटसाइड और एनी पार्टी इन्फ्लुएंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन इसमें ऐसे ले लेते हैं कि जैसे जो स्पीकर होता है उसको माना जाता है ही इज़ अ लीडर ऑफ हाउस। ओके, स्पीकर इज कंसिडर्ड एज लीडर ऑफ नो गार्जियन ऑफ हाउस। ओके, लीडर ऑफ हाउस तो मतलब उससे रूलिंग पार्टी से होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है जनरली लोकसभा का। तो याद रखना है ये कि इसको गार्जियन ऑफ हाउस बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे इसको ना न्यूट्रल होना पड़ता है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी की जो सिटीजन्स, जो मेंबरशिप होती है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो गिव अप करे, बट माना जाता है ऐसे कि वो न्यूट्रल होता है। और इसको छोड़ो, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने सामने ये है कि जो नरसिम्हा राव है ना, नरसिम्हा राव वॉज अ फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब ना, तो उन्होंने यूएन में जम्मू कश्मीर के सब्जेक्ट में बोलने के लिए अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। ये सबने सुना होगा, है ना। तो दिस शोज दैट नॉन पार्टीशनशिप is there. Okay, this shows that the political neutrality is there in when it comes to nation. जो टॉप क्रक लीडर्स होते हैं ना, दे यूज टू टेक बोल्ड डिसीजन इन फॉर नेशनल इंटरेस्ट। अभी पढ़ेंगे ना अपन, जब यूनिट 2 है उसमें अपन पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल व्हाट इज नेशन। तो उसमें अपन इस चीज़ को याद रखेंगे कि नॉन पार्टीशनशिप में एक एग्जाम्पल पढ़ा था नरसिम्हा राव का, है ना। फिर इसके बाद पॉलिटिशियंस शो एलिजेंस टू द कंट्री फर्स्ट, देन टू द पॉलिटिकल पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, अब अगर ये चीज़ समझ में आ जाए ना कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट एज वेल, पब्लिक सर्वेंट बस, बट दे आर टेम्पररी। ओके, क्योंकि हर 5 साल में उनकी पीरियडिकल अकाउंटेबिलिटी चेक होती है थ्रू इलेक्शंस। देखो ये वर्ड याद रखना, पीरियडिकल अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो दे आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स। ओके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ओथ किस लिए लेते हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्टी। ऑल्दो देयर इज अ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बट पार्टी इज सेकेंडरी. What is primary? Nation. Okay, so nation is primary. That's why it is important to show allegiance to country first and then to political party. Now let's move on another value which is related to this non-partisanship. वो है impartiality. ठीक है, फिर objectivity देखेंगे. तो impartiality क्या है? Impartiality is a principle of justice delivery. Very very important. आपने सुना होगा impartial judiciary. इम्पार्शियल, आपने नॉन पार्टीशनशिप जुडिशरी कभी नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा जो अपनी जुडिशरी है ना, दैट इज़ इम्पार्शियल, बोला ना, जुडिशरी इज़ इम्पार्शियल। ठीक है,
जुडिशरी इज इम्पार्शियल, ओनली स्ट्रेंजर्स आर पार्शियल। ओके, देखो ये लिखा हुआ है, जस्टिस इज इम्पार्शियल, ओनली स्ट्रेंजर्स आर पार्शियल। इसका मीनिंग आप लोग सर्च करोगे, इस पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। सो व्हाट इज इम्पार्शियलिटी? इम्पार्शियलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिलीवरी इन विच अगेन डिसीजन एंड चॉइसेस आर मेड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ एंड प्रेफरेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें लिखा हुआ था कि डिसीजन एंड चॉइसेस आर मेड without fear and favor from outside or any party influence. एग्जाम्पल था एम्पायर्स एंड क्रिकेट, ओम बिरला एंड दिस एवरीथिंग। ओके, बट इसमें लिखा हुआ है कि जो अपने डिसीजन एंड चॉइसेस या फिर डिसीजन मेकिंग जो होती है दैट इज़ फ्रॉम ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, नॉट फ्रॉम पर्सनल बिलीफ और प्रेफरेंसेस। तो आप इम्पार्शियल, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी नीट का जो इशू चल रहा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उसमें बोला गया है कि जो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनका जो फ्यूचर है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ CJI। अभी जो CJI है ना, मतलब अपने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज़ इम्पार्शियल। वो अपने वैल्यू सिस्टम और अपने प्रेफरेंसेस को अगर सामने रखेंगे ना, तो लॉ के अकॉर्डिंग कभी जजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो वी नीड टू नो दैट आवर जुडिशरी इज़ इम्पार्शियल, सो इज़ the principle of justice delivery in which decision and choices are made by an objective understanding and not based on personal belief and preferences. very very important. आप इसको समझो, आप इसको पढ़ो and then move ahead. ओके, समझो इस चीज़ को कि यार इम्पार्शियल होना कितना ज़रूरी है। समझ लो क्या होता है ना कि ऑफन अपन अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसको अपन अपने वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जज करते हैं। अच्छा, हर इंसान की जो बात होती है ना, दिस इज दे हैव ट्रुथ इन दैट। ओके, मतलब उनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं। अब अगर वो एकदम ही गलत है ना, तो उसको अपोज करो, लेकिन अगर वो आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है ना, तो बी पेशेंट, बी टॉलरेंट। अभी अपन टॉलरेंस पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा कि इम्पार्शियल होना, टॉलरेंस होना और नॉन पार्टीशनशिप को एक्सरसाइज करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके लिए सबसे अटमोस्ट वैल्यू जो चाहिए वो क्या चाहिए? टॉलरेंस, इंटीग्रिटी। तो टॉलरेंस, इंटीग्रिटी और कंपैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये अपना हो गया। देखो इसमें लिखा हुआ है impartiality, non partisanship, objectivity are the decision making tools. What are they? Decision making tools. What are they? Decision making tools. Okay, फिर significance of impartiality and non partisanship, तो इसको अपन देखते हैं। इसके पहले ऑब्जेक्टिविटी मैंने अभी बताया, इसमें भी आया कि ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे या फिर एकदम बिल्कुल मतलब अपने बिलीफ सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम को असाइड रख के जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको इम्पार्शियल बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? इट इज़ अ लाइक देयर इज़ अ फाउंडेशन इन एवरी हाउस, सो इज डिसीजन मेकिंग में ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ फाउंडेशन। लुक, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज़ मिथ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट up to a certain level you can be objective, because objectivity brings scientific temper, and when scientific temper enters into the arena of decision making, it make bureaucrats efficient as well as judicious. Okay, तो very important. Okay, तो objectivity is free from personal beliefs, personal biases ever belief system, पर्सनल बिलीफ सिस्टम से फ्री करने का जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। तो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस एंड फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी बेस्ड ऑन साइंटिफिक। अभी बताया ये सारा कुछ, बस इतना याद रखना कि नॉन पार्टीशनशिप इज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, वेयर एज इम्पार्शियलिटी इज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिलीवरी। अब इनको ना कभी ऐसा आया कि डिफरेंसेस क्या है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, फिर उसके बाद सेकंड डिफरेंस एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब सेकंड डिफरेंस एक और डिफरेंस हो जाएगा कि बोथ आर डिसीजन मेकिंग टूल्स, बट नॉन पार्टीशनशिप इज अ पॉलिटिकल टूल, वेयर इज इम्पार्शियलिटी इज अ जस्टिस डिलीवरी टूल। ओके, मतलब आपको वही लैंग्वेज यूज करना। थर्ड अपना पर्सनल एग्जाम्पल, फोर्थ एक जनरल एग्जाम्पल और फिफ्थ पर्सनालिटी। दैट्स ऑल यू कैन राइट, बिकॉज इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो अब आ जाते हैं अपन सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाने, मतलब टू फिल ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए, क्योंकि देखो अगर आप देखो जुडिशरी पे इतना ट्रस्ट क्यों है लोगों को? बिकॉज इट इज़ इम्पार्शियल। समझो आप, पीपल टू कोर्ट्स, इसके बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है। इस ब्रिज को अगर कंसोलिडेट करना है तो आपको तो जुडिशरी को इम्पार्शियल होना पड़ेगा, और जो पीपल हैं जनरल पीपल जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जुडिशरी की। ठीक है, और
साथ साथ में जो एग्जीक्यूटिव है उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी जो इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर समथिंग विच आर सेक्रेड, ओके। द पीपल इनसाइड दोज इंस्टीट्यूशन मेक इट सेक्रेड, वो अपने आप सेक्रेड नहीं हो जाते हैं। तो इट इज़ द पीपल हु नीड टू बी इंटीग्रेटेड, हु नीड टू बी इम्पार्शल, हु नीड टू बी व्हाट नॉन पार्टीशनशिप, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वालिटी टू फिल ट्रस्ट डेफिसिट। सेकेंड इज टू बिकम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ये सारे गुड गवर्नेंस के पार्ट हैं। अब मैं बोल रहा हूँ गुड गवर्नेंस को आपको मल्टीपल जगह यूज़ करना है, ओके। फिर कंपैशनेट, टू बी मोर कंपैशनेट, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए अपने जो CGI हैं ही इज़ मोर सेंसिटिव देन एनीथिंग एल्स, ओके। he is sensitive towards other issues as well, but more sensitive towards women। ये जो है ना उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो जजमेंट्स हैं, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए जो जजमेंट्स उन्होंने पास किए, ट्रिपल तलाक को दूर किया, मतलब ऑल्दो दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट था ट्रिपल तलाक, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ऑन टेबल रखा, उन्होंने लॉ मतलब उन्होंने जजमेंट पास कर दिया। देखो यार, अगर वो अगेंस्ट था तो पहले के जो अपने जजेस थे, CGIs थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है। और ट्रिपल तलाक इज़ अ बिग इशू, मतलब इट इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14। और ये देखो, अभी मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सो नथिंग, ये देखो, अगर मुझे ट्रिपल तलाक अच्छा नहीं लगता है ना, तो ना ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने पर्सनल बिलीफ या फिर अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको आपको पढ़ाने में अपने वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करूँ। देखो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, नथिंग इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ओके। मतलब इधर पे कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ट्रिपल तलाक का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इधर, ओके। सो पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और जैसे पर्सनल भी सुनना है ना, तो आई एम अगेंस्ट ट्रिपल तलाक बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्लियर। इसके बाद कंपैशनेट बनाता है अगर आप इम्पार्शल है, नॉन पार्टीशन से वो, ठीक है। और इसके बाद मतलब इसमें क्या होता है ना कि जब पर्सनल गेन्स प्रायोरिटी पे आ जाते हैं ना, तो फिर इम्पार्शल होने, मतलब जैसे प्रीवियस जो चीफ जस्टिस हैं उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए हुए हैं अपोजिशन पार्टी ने कि उनको राज्यसभा की सीट्स मिल गई, तो वो ही वॉज नॉट इम्पार्शल, ओके। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना, दैट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट या फिर जो पर्सनल गेन्स है ना, उसको अबव रख के अगर आप मास इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं ना, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, दैट विल रिड्यूस ट्रस्ट, ओके। फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल टू पीपल इंटरफेस जो होता है ना, if that interface is trustworthy, if that interface is credible, if that interface become accountable and transparent, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन कंसोलिडेट होने से कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक, ये थोड़ा सा ऐसा है कि देखो अभी बताया कि पब्लिक कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट। देखो पब्लिक कॉन्फिडेंस क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फॉर्टिट्यूड इन पब्लिक सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल फ्यू ब्यूरोक्रेट्स आर ड्रंक इन पावर, ओके। वो अपनी पावर में इतना डूब चुके हैं ना कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि दे आर जस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, नौकर हैं वो, है ना, दे आर टू सर्व पीपल। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, साथ में कैमरा की टीम चल रही है, दिस इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, ओके। सो पब्लिक कॉन्फिडेंस इससे रिड्यूस होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आप पेशेंटली उनकी बात सुनोगे, जब उनमें आप उनको आप फील करा पाओगे कि आप जो सोच रहे हैं, आपका जो दर्द है वो मैं फील कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेसी में पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है कि कोचिकोडे, एक दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन केरला, है ना, कोचिकोडे, ठीक है। इधर पे ना एक ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, नाम मेरे को नहीं पता, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना उधर का जो गवर्नमेंट स्कूल था ना, द हालत वॉज वेरी बैड देयर, ओके। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को अपनी बच्ची को एडमिशन करा दिया उसी गवर्नमेंट स्कूल में। तो अभी क्या हुआ कि आप सोचो ना कि आप कंपैशनेट थे, आप एकदम ऐसे थे कि मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है। जो स्कूल है ना, उसमें जो टीचिंग है, जो टीचर्स का जो बिहेवियर है, उसको प्रॉपर करना है। तो उन्होंने अपने बच्चे को उधर पे एडमिशन करा दिया यार, और विद इन द स्पैन ऑफ 4 months उस स्कूल की हालत, अब मैंने वो देखा हुआ था, मैं वीडियो देख रहा था एक, तो उसमें मेरे को देखा था। तो आप इसको गूगल करिए, आपको समझ में, एक केस स्टडी है 4 से 5 मिनट की डली हुई है वीडियो एक, है ना। तो
इससे क्या होता है, ट्रस्ट आता है लोगों का ब्यूरोक्रेसी में कि ये जो ब्यूरोक्रेट है ना ये कुछ काम करा के जाएगा, ये अपना भला करने के लिए आया है। और कभी कभी आप देखोगे कि उधर उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जैसे एक दुर्गा शक्ति नागपाल करके एक यूपी मतलब यूपी में डीएम हुआ करती थी, मतलब उन्होंने 2013 में क्या किया था ना कि जो सैंड माफियाज है ना, दे आर मेकिंग हेल, व्हाट हेल, जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे ना, जो लो इनकम फार्मर्स थे, उनकी जो ज़मीन थी वो पूरी उधर का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना उसको एकदम उन्होंने डिवास्टेट कर दिया था, है ना, जो सैंड माफियाज हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको मतलब रात में जाके उन मल्टीपल 12-13 दिन तक रेड डाली और उसके बाद उनको टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया। तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो जनता थी ना, पीपल थे ना, वो प्रोटेस्ट पे उतर आए थे रोड पे। तो आप समझो, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सच में इंस्पायर हैं काम करने के लिए तो लोग आपके साथ चलते हैं। ओके, इसके बाद जो कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट है, अच्छा कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट कब बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब आप बैलेंस एक्शन लोगे। देखो बैलेंस एक्शन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप मेरे को मतलब टाइम दो। देखो बैलेंस्ड एक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे ये लाइन है ना, इसी लाइन में सब कुछ लाई करता है। जैसे दीज आर डाइकोटॉमी, ठीक है, डाइकोटॉमस होते हैं, मतलब आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, अच्छा ये बहुत रोल प्ले करता है आपका केस स्टडीज़ में, है ना। और इधर पे लाई करता है कंटिन्यूम अप्रोच, है ना, ये मैंने मतलब इनिशियल क्लासेस में भी बताया था आपको, ठीक है। तो जो कंटिन्यूम अप्रोच है ना, दिस इज़ मिडल पाथ एंड नथिंग एल्स, मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग है इट मस्ट नॉट लाई इन द एक्सट्रीम ऑफ लाइन, okay, it must lie in the between, or it must have the principle of middle path which is given by honorable अपने जो बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध है ना, उन्होंने जो मिडल पाथ का कंसेप्ट दिया ना, इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूम अप्रोच इन मॉडर्न वर्ल्ड, नथिंग एल्स, ठीक है। तो जो बैलेंस सेक्शन है ना, बैलेंस सेक्शन क्या होती है, जब कोई भी एक्ट पे जो एक्शन जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, व्हेन इट इज़ कंट्रोलिंग बोथ द एंड्स, मतलब दो एक्सट्रीम्स को कंट्रोल करके जो डिसीजन लिया गया है ना, दैट इज़ बैलेंस्ड एक्शन, दैट इज़ बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग एज वेल। तो अगर गवर्नमेंट बैलेंस्ड एक्शन करेगी, बैलेंस्ड एक्ट करेगी या बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग लेगी, तो उस केस में क्या होता है, जो ट्रस्ट है ना लोगों का वो गवर्नमेंट पे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अपन ये हो गया अपना कौन सा अपना डिसीजन मेकिंग का ट्रिनिटी। अब आ जाते हैं अपन सिंपैथी, एम्पैथी एंड फ्रूगैलिटी। सो सिंपैथी कुछ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल सा एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके एमपीपीएससी या आपके यूपीएससी जो मतलब जो आपके साथ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह, उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। तो जैसे आपका निकल गया है ना, आप अपने आप को इसमें कंसिडर करिए और सामने आपके फ्रेंड का नहीं निकला है, तो आप उसके लिए सिंपैथेटिक हैं यार कि इतनी मेहनत करी और फिर भी नहीं निकला। तो सिंपैथी इज़ फीलिंग पिटी अबाउट देयर सिचुएशन और कंडीशन। तो इसमें लिखा हुआ है, और एक स्टेप आगे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका भी नहीं निकला है ना, और सामने आपके फ्रेंड का भी नहीं निकला, तो उस केस में आप समझ सकते हो कि यार वो क्या फील कर सकता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में। तो कैपेसिटी टू इमोशनली इंगेज योर सेल्फ बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दैट पार्टिकुलर सिचुएशन। ओके, तो सिंपैथी क्या है, एक्नॉलेज, वर्ड याद रखना, इनको याद करना है एज इट इज़ इन डेफिनेशंस को। एक्नॉलेज अदर्स हार्डशिप एंड फील पिटी अबाउट देयर सिचुएशन एंड कांट फील सेम और इमेजिन एट देयर पोजिशन। ओके, ये समझो, देखो हार्डशिप और दया आ रही है उस इंसान पे, बट कांट फील द सेम और इमेजिन एट देयर सिचुएशन बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में, आपने कभी पास्ट में उस चीज़ को एक्सपीरियंस या फील नहीं किया है। ओके, सो दैट इज़ सिंपैथी। देखो ड्यूरिंग कोविड पीपल सफरिंग टू रीच होम। अब जैसे मैं तो घर पे ही था, लेकिन मैं जब वीडियोस देखता था ना कि वो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, साइकिल से पता चला दिल्ली से बिहार ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई फील वेरी पिटी यार, मेरे को सच में दया आती थी उन पर कि देखो तो यार कितना परेशान हो रहे हैं ये लोग। तो आप समझो सिंपैथी इज समथिंग विच इज़ यू फील पिटी अबाउट देयर सिचुएशन जस्ट, है ना। इसकी एक अच्छा इसमें एग्जांपल ये है, एक पर्सनालिटी जो एसोसिएटेड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा ये क्यों लिखा मैंने, कोई सोच सकता है, अगर कोई सोच सकता है ना तो सोचो, और इसको पॉज करके रखना, मैं बताता हूँ लेकिन आगे इसको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो इंसान है जिन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलके विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे, है ना, ठीक है।
सॉरी बिडोरी मैरिज एक्ट तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आए थे, हाँ यही है वो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अच्छा मैंने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बिडोरी मैरिज एक्ट को लेके आए थे, लेकिन जो अपने राजा राम मोहन रॉय थे ना, वो सती अबॉलिशन एक्ट लेके आए थे, है ना, सती अबॉलिशन एक्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सती अबॉलिशन एक्ट और ये दोनों इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज वेल एज राजा राम मोहन रॉय, है ना। और आप लोगों को पता होगा, मतलब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा 1829 के 1829 के समथिंग सती अबॉलिशन एक्ट आया था, और 1856 के समथिंग अपना बिडोरी मैरिज एक्ट आया था। और जो सती अबॉलिशन एक्ट है वो राजा राम मोहन रॉय साहब लेके आए थे, विलियम बेंटिक का हेल्प लेके। और अपना ये जो बिडोरी मैरिज एक्ट है ना 1856 में, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आए थे। और इसमें देखो ये बहुत अच्छा कोड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा मैंने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था आपको कि यू कैन लिसन दैट गुलजार साहब की जो मतलब ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने कही हुई है कलाम साहब के लिए, जो कलाम साहब का जो ऑटोबायोग्राफी उसको उन्होंने बोला हुआ है, बड़े प्यारे तरीके से उर्दू में बोला गया है, तो बहुत ही अच्छा है, वो सुनिए आप लोग, है ना। अगर ज़्यादा होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आ जाते हैं एम्पैथी पे। एम्पैथी क्या है? कैपेसिटी टू इमोशनली एंगेज, वन स्टेप अहेड, ओके, इमोशनली एंगेज और इमेजिन इन समवन एल्स सफरिंग एंड व्हाट दे आर फीलिंग एंड हाउ दे आर फीलिंग। देखो, कैपेसिटी टू इमोशनली एंगेज बिकॉज यू हैव पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट, ओके, जस्ट यही समझना है, इसको याद कर लो। देखो ये कैपेसिटी है, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेज others heart से, but feel pity about their situation or condition but can't feel the same, okay। ये क्या है एम्पैथी? एम्पैथी इज अ कैपेसिटी, इज अ कैपेसिटी टू इमोशनली engage and imagine in someone else suffering and what they are feeling and how they are feeling। आप सामने वाला, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया वो जैसे प्रीलिम्स ना निकलने का, ओके। फिर इसके बाद एग्जांपल क्या? अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर। ऑब्वियसली जैसे मैं फार्म बैकग्राउंड से आता तो मैं समझ पाता कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। जैसे इरेटिक मॉनसून का प्रॉब्लम है, जैसे कॉस्ट का प्रॉब्लम है, जैसे सब्सिडी का प्रॉब्लम है। जो लो इनकम फार्मर हैं, दे डोंट हैव कैपिटल अवेलेबल फॉर देम टू कल्टिवेट मैसिव, ओके। बट क्या होता है ना कि व्हेन यू कैन फील सेम अबाउट द फार्मर बट यू आर नॉट फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड, तो वो फिर आपका एम्पैथी हो जाता है। बट यू आर फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड, फार्म बैकग्राउंड, और फार्मर का प्रॉब्लम अगर आपको बोला जाए जानने को, तो दैट इज़ एम्पैथी। सो सिंपैथी एम्पैथी हो गया। अभी इसमें बी आर अम्बेडकर इज़ सो कॉल्ड लोअर क्लास। देखो लोअर क्लास अपर क्लास मैं इनमें बिलीव सच में नहीं करता हूँ, है ना। आई एम जस्ट अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम। और मतलब आप भी ये अपना एटीट्यूड बनाओ, है ना। मैंने देखा है आप बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज की तैयारी करते हैं और दे दैट ऑर्थोडॉक्स वाला नोशन कि ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है। दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री, ओके। यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड इमीडिएटली, ओके। और ये मैं ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म है, आपको अपने नोशंस, अपने साइकिल्स को तोड़ना पड़ेगा। एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैरी करके आप इस कुछ मतलब सोसाइटी का तो भला नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका जब मेंटल स्टेटस ही ऊपर वालों को ऊपर, नीचे वालों को नीचे, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन कर देते हैं ना दिमाग में, दिस इज़ मैसिव बैरियर फॉर पब्लिक सर्विस, ओके। तो समझो कि जो बी आर अम्बेडकर थे ना, उनको क्लास के बाहर बैठ के पढ़ने को बोलते थे, बिकॉज ही इज़ नॉट अलाउड टू सिट विद सो कॉल्ड अपर क्लास। ब्राह्मणिज्म वाला जो कंसेप्ट चलता है ना, दलित ब्राह्मण, ये सब बहुत ही गलत चीज़ है, इसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। एंड वी जो आज के जो 21st जनरेशन के जो लोग हैं ना, यू नीड टू एजुकेट देम, बिकॉज दिस इज़ द जनरेशन विच विल ब्रेक ऑल द साइकिल्स ऑफ कास्ट और जो ऑर्थोडॉक्सी है ना उनके, है ना। नालसा समझो, नालसा इज़ अ इंस्टीट्यूशन which is फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी टू रिजॉल्व द केसेस। नालसा के बारे में प्रीलिम्स में आ सकता है 2025 में, और मतलब यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, सब में वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज 2002 में एक अमेंडमेंट आया था नालसा एक्ट में, जिसमें पहले सब इनिशियली टेम्पररी नालसा मतलब लॉ कोर्ट्स बनाए जाते थे, लेकिन 2002 अमेंडमेंट के बाद
परमानेंट जो मतलब कोट, जो नालसा के कोट्स होते हैं ना, उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इस पे अभी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, तो आ सकता है ये पेपर में, ठीक है। तो नालसा के बारे में पढ़ लेना, 1987 का एक्ट है ये, और क्या इसके जो ये मिक्स्ड कोट कहलाते हैं, ये मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं ना, उनको लेता है कि नहीं लेता, ये सब आपको देखना है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको चाहिए ये डॉकेट, तो मैं इसका 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर ये हो गया एम्पैथी इज फाइंड, ये कोट है कि एम्पैथी इज फाइंडिंग इकोज ऑफ अनदर पर्सन इन योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये राजा राम मोहन इधर से अलग कर दो, ठीक है। एम्पैथी इज फाइंडिंग इकोज ऑफ अनदर पर्सन इन योर सेल्फ बिकॉज यू योर सेल्फ हैव फेल्ट दैट पार्टिकुलर थिंग। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये मैंने स्वामी विवेकानंद साहब की बुक में पढ़ा हुआ था। उसमें जो मतलब जैसे मैं बोलूँगा आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ था यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू बिलीव इन यू। अगर आप एम्पैथेटिक हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और जब इसके आगे एक स्टेप आगे करके, जब आप उनके सफरिंग्स को दूर करने के लिए मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, तो वो कंपैशन हो जाएगा, ठीक है। समझो, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन बहुत बड़ी चीज़ है। इट इज़ लाइक इंटीग्रिटी, इट इज़ लाइक अटमोस्ट वैल्यू, ओके। तो इसको भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। आप इतना समझो कि एम्पैथी ये कहलाता है, फिर और सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन का थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखना कि एक लैडर है, इस लैडर में जैसे 3 स्टेप हैं, तो इधर ऑनेस्टी, इधर प्रॉबिटी, इधर इंटीग्रिटी, इधर आ जाएगा अपना सिंपैथी, इधर एम्पैथी, एंड इधर पे आ जाएगा अपना कंपैशन, ठीक है। अब एपैथी क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है। गूगल करना, समझना, मैं तो बताऊंगा ही बाद में, बट आपको इसको देखना है एक बार, ठीक है। तो दिस इसके बाद हाउ टू डेवलप और डिस्प्ले एम्पैथी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ याद करना। ये मैंने मतलब बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज करके लिखा हुआ है इनको। ये मत पूछो कहाँ से लिए हुए हैं, बुक से लिए हुए हैं। सोर्सेज जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सोर्सेज क्या है आपके, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज हैं। अब ये कहाँ से लिया हुआ है, मेरे पास 2-3 जगह के सोर्सेज जो अवेलेबल हैं, मैं देखूंगा कहाँ से लिए हुए हैं मैंने। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, बहुत ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, प्रॉपर बुक्स हैं, मतलब अच्छे लोगों की उनमें से ड्राइव किए गए हैं ये कोट्स। और ये तो बाय एक्टिव एंड सिलेक्टिव लिसनिंग स्किल, obviously when you are listening somebody, when you are silent and listening somebody like person, suffering person को अगर आप सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली शांति से जब आप सुन ही लोगे ना उनकी बात को, तो आधा कष्ट तो उनका ख़त्म हो जाएगा। बोलते ना कि अगर कोई अपना दुख आपके लिए लेके आया है, तो ट्रस्ट करके वो आपको बता रहा है, तो डोंट ब्रेक द ट्रस्ट, ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नितिन गडकरी साहब बोलते हैं कि क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड गुणवत्ता बोले तो मतलब कोई भी चीज़ की रेटिंग बोल दो, मतलब क्वालिटी बोल दो, these are the assets of 21st century, okay. Recognizing body language, facial expressions, tone of voice to understand unspoken message. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरव्यू में आप लोग झूठ बोलोगे ना, तुरंत पकड़ लेते वो, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बिकॉज दे कैन रीड योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज दे हैव दैट स्किल टू रीड योर फेशियल एक्सप्रेशन, ओके। अगर जैसे एक नॉर्मल ट्रेंड क्या चलता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप आई कॉन्टेक्ट आपका सही नहीं होगा, ठीक है, ओके। when you are lying some fact or lying some situation, then you can't contact the eye. So this is very important to understand that eye contact कॉन्फिडेंस हो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों में आंखें डाल के बात किया करो यार। यू आर गोइंग टू ए पब्लिक सर्वेंट, यू आर गोइंग टू कंट्रोल अ डिस्ट्रिक्ट, मार्जिनल और नॉमिनल जो भी है ना, करने तो वाले हैं आप उसको, है ना। फिर टोन ऑफ वॉइस टू अंडरस्टैंड अनस्पोकन मैसेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी बोलते हैं ना, तुम इतना क्या मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो, है ना। तो ये जो गम है ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि हंस तो रहे हो, इस हंसी के पीछे क्या दर्द है, इसको जो जान जाता है ना, अपन बोलते हैं ना सच्चा मित्र वही होता है। तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, जिनके अंदर प्योरिटी होती है, प्योरिटी मतलब इंटीग्रेटेड होते हैं, दे कैन रीड योर आइज एज वेल विदाउट यू स्पीक अ सिंगल वर्ड, यू डोंट स्पीक एनीथिंग, बट दे विल अंडरस्टूड कि तुम बहुत परेशान चल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी खाना खाते हैं एंड अपनी मम्मी अपन को नमक दे देते हैं तो उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, वो तो मैजिक है, ओके। सो
आप समझो, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू in order to showcase that you are empathetic, sympathetic and compassionate. Okay, asking probing questions and understanding issues, problems. Obviously QA session लगाओ, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगी, उन्होंने जैसे पूरी बात कंप्लीट करी उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसे। तो ये हो गया अपना सिंपैथी, एम्पैथी। और इसमें एक क्वालिटी मैंने जो बोला था, फ्रूगैलिटी। व्हाट इज़ फ्रूगैलिटी? फ्रूगैलिटी इज़ बीइंग इकोनॉमिकल। इसको सुनो और लिख लो, बीइंग इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, ओके, बीइंग इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम और मनी, वॉट एवर। तो जैसे फॉर एग्जांपल नितिन गडकरी ने टॉयलेट वाटर बेच के अराउंड 33 करोड़ रुपीज़ रेज किए थे, ओके। तो ये क्या होता है? फ्रूगैलिटी कहलाती है। मतलब आप बहुत एफिशिएंट हो रहे हो। आप जैसे नितिन गडकरी का एक और सुना है, एयर को सेल करके उन्होंने, मतलब एयर को यूज़ करके उन्होंने बायोडीजल बनाया। तो आप समझ सकते हो ये कितना फ्रूगल इंसान है। तो नितिन गडकरी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर, मतलब मेरा एक सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन है नितिन गडकरी, बिकॉज ही इज़ वेरी मच इंस्पायर टू डू पब्लिक सर्विस, ओके, बाय एंड लार्ज। फिर अब आ जाते हैं कंपैशन और टॉलरेंस पे। ये दोनों क्वालिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, कंपैशन और अगर आप टॉलरेंट है ना, अगर आप इंटीग्रेटेड है, तो आप अपने आप को डेडिकेट कर दोगे ना पब्लिक सर्विस को, और आपको इतना सुकून मिलेगा ना लाइफ में। आप करके देखो एक बार, ये सब बोलने की बातें नहीं होती है। फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू ऑन फील्ड, ओके, इन फील्ड। तो अपन इसका एक दूसरा वीडियो बनाते हैं, कंपैशन, टॉलरेंस, और तीसरा हो जाएगा अपना डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। ये तीनों अपन एक साथ पढ़ेंगे, साथ साथ में अपन गुड गवर्नेंस भी देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपना जो फर्स्ट वीडियो होगा वो इन तीनों का कंपाइलेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बार बार सुनो, इसके जो नोट्स हैं रनिंग नोट्स बनाओ, है ना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप यू विल लाइक इट, यू विल कमेंट भी कर सकते हो आप यार, कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ और ज़्यादा, बिकॉज आप सब्सक्रिप्शन 10-12 बढ़ जाते हैं ना, तो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ लाइक कि आई विल कम विद समथिंग बेटर, ओके। सो इफ़ यू वांट समथिंग बेटर, you also need to do something, subscribe, share and like and comment कि क्या मेरे को सुधारना चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच, होप यू विल लाइक इट, बाय बाय।